चैप्टर नंबर 14। स्टार्ट। क्या नाम है चैप्टर का? इशू ऑफ शेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। चलिए सारे जाग जाए, शाबाश, रेडी। कहाँ है बाकी बच्चे यार? आधी क्लास गायब है। रिकॉर्डिंग हो रही है अभी। स्टार्ट। चलेंगे। शेयर कैपिटल, कई बातें हमने पढ़ी वही रिपीट होंगी बार बार। 1.1 देखो, शेयर मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। सिंपल, इजी। शेयर का मतलब है कंपनी के शेयर कैपिटल में से शेयर लेना। हमने पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है क्या होता है। मैंने बताया था कि शेयर होल्डर का सबूत क्या होता है कि उसके पास शेयर होल्डर सर्टिफिकेट होता है। शेयर्स एंड शेयर सर्टिफिकेट्स हैव सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स। A share is a form of property, movable property, मैंने लिखवाया हुआ था आपको, ठीक है। दो किस्म की प्रॉपर्टी होती है, मूवेबल एंड इमूवेबल। और शेयर कौन सी प्रॉपर्टी होती है? मूवेबल, क्योंकि अपने साथ लेके जाई जा सकती है। A share is a form of movable property carrying rights and obligations, मतलब उससे मुंसलिक होते हैं, जुड़े होते हैं कुछ हुकूक फराइज, and is transferable from one person to another in the manner provided by the articles। इन कंपनी के आर्टिकल्स में लिख दिया जाएगा कि अगर कोई बंदा शेयर ट्रांसफर करना चाहता है दूसरे को तो वो कैसे कर सकता है? बेच दे, सेल कर दे, गिफ्ट कर दे। याद है कि नहीं? पड़ा हुआ सारा। पहली चीज तो वही आ गई कि शेयर कौन सी प्रॉपर्टी है, इससे जुड़े होते हैं हुकूक फराइज, और जिस मर्जी को चाहें आप आगे ट्रांसफर कर दें। अ शेयर मस्ट बी पेड फॉर, शेयर की कीमत अदा करनी होगी। इट मस्ट बी पेड फॉर इन फुल, पढ़ा होता हमें, याद है, फुली पे करना है। एंड व्हेन इट इज अलॉटेड टू द शेयर होल्डर, शेयर की पूरी कीमत अदा करनी होगी, पूरी अदा करनी होगी, तब ये अलॉट होगा शेयर होल्डर को। Every share in a company having a share capital shall be distinguished by its distinctive number। हर शेयर, जैसे करेंसी नोट का नंबर होता है यार, हर शेयर का भी नंबर होगा। Every share in a company having a share capital shall be distinguished by its distinctive number। करेंसी नोट की तरह हर करेंसी नोट का भी नंबर होता है। A certificate issued in physical form under common seal क्या होती है? Stamp of the company, और issued in book entry form electronic, यानी हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी। यार जब भी शेयर होल्डर सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसकी हार्ड कॉपी मौजूद होगी और सॉफ्ट कॉपी भी। shall be the main evidence of the title, मतलब टाइटल मतलब क्या होता है? ओनरशिप। वो इस बात का मेन सबूत होगा कि कोई बंदा इसका मालिक है। ये तुमने पहले पढ़ा हुआ था कि शेयर का सबूत होता है शेयर होल्डर सर्टिफिकेट, और वो इस बात की गवाही देता है कि कोई बंदा इसका मालिक है। मालिक होने को, ओनर होने को हम कहते हैं टाइटल, किसी बंदे का टाइटल, किसी बंदे की मलकियत। डन। The manner of issue of a certificate of shares, form of a certificate and other matters may be specified in articles। आर्टिकल्स में लिख दिया जाएगा, क्या लिखा जाएगा कि अगर आपने सर्टिफिकेट इशू करना है कैसे करना है, फॉर्म, उसका फॉर्मेट क्या होगा, ये सब कुछ दिया। याद मुझे पता था टेबल है, मैंने कहा था जो जो आगे पढ़ोगे टेबल है खुद आ जाएगा, एक लॉन्ग लिस्ट थी आपकी। तो टेबल है में ये सारे फॉर्मेट्स दिए हुए हैं ना सारे। आर्टिकल्स में बता दिया जाएगा कि अगर शेयर सर्टिफिकेट इशू करना है कैसे करना है, इलेक्ट्रॉनिकली या हार्ड कॉपी, उसका फॉर्म फॉर्मेट क्या होगा, सब कुछ दिया गया। तो ये सारे पॉइंट्स किसके मुतालिक थे? शेयर और शेयर सर्टिफिकेट के मुतालिक। डन।
इशुएंस ऑफ शेयर्स, इसको लाइन करो, इशुएंस ऑफ शेयर्स को लफ्ज को, इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑफरिंग शेयर्स बाय द कंपनी। भाई दुकान वाला नेस्ले का मिल्क पैक रखेगा तो आगे बेचेगा ना, तो कंपनी शेयर्स इशू करेगी तो ऑफर करेगी ना लोगों को। वो जो नेस्ले मिल्क पैक की वो चीज है ना, वो भी प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी। दुकान वाला शेल्फ में रखेगा तो ग्राहक ले पाएगा, ऐसे कंपनी शेयर इशू करेगी तो ऑफर कर पाएगी ना लोगों को। देन पीपल और प्रोमोटर्स, याद है प्रोमोटर्स, पे फॉर द शेयर्स, प्रोमोटर्स जो पहले पहले बना रहे होते हैं, पीपल जो बाद में आएंगे। दिस इज टर्म एज सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। एंड फाइनली शेयर्स आर अलॉटेड। अलॉट का मतलब भी है जब शेयर्स की पूरी कीमत अदा कर दी जाए। Respective names applicants, this is termed as paying up of the capital। तीन चार मेन बातें आ रही है ना, issuance of shares underline, offering shares underline, subscription of shares underline, allotted underline, paying up। तो ऐसे आएगा ना, पहले कंपनी शेयर इशू करती है, कहती है हम तो शेयर इशू कर रहे हैं भाई, फिर कंपनी ऑफर करती है सबको, जिनको ऑफर करती है वो सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, फिर पे करते हैं, या पे करते हैं कंपनी उनको अलॉट कर देती है। तो जब शेयर्स की पेमेंट हो जाएगी, जो पहले ऑथराइज कैपिटल था, ऑथराइज कैपिटल के अगेंस्ट शेयर्स इशू हुए, ऑफर हुए, लोगों ने खरीदे, सब्सक्राइब किए, पे किए, जब पे हो जाते हैं उनको शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं। अब उनकी पेमेंट जितना पैसा आता है, अब हम उसको एक और नाम दे देंगे, पेड अप शेयर कैपिटल। पहले ऑथराइज था, ऑथराइज जब सारा बिक जाता है, आधा जितना बिकता है, जितना भी बिकता है ऑथराइज, जब बिक जाएगा अब तो क्या लाएगा, पेड अप शेयर कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल को ही शेयर कैपिटल कहना है, और जब पे हो जाता है हम कहते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। कोई सवाल भी यहाँ तक एनीवन? यस, कोई माहीन समझ आ रहा है? माहीन, मरियम? यस सर। यस सर। यस सर। ईजा, इस्माइल, यस सर। डन, मूव ऑन, आगे आओ। अब वही बातें रिपीट हो रही हैं। 1.2 ऑथराइज्ड एंड पेड अप। ऑथराइज होगा तो पेड अप होगा ना। ऑथराइज कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल, देखो भी नाम दे दिया मैंने, मीन सच कैपिटल, पैसा, as is authorized by the memorandum of a company to be the maximum amount of share capital। ऑथराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल या शेयर कैपिटल वो पैसा होता है, वो कैपिटल है जिसका मेमोरेंडम में जिक्र होता है। तो होता है ना जिक्र, याद ही बनाया हमने मेमोरेंडम, मेमोरेंडम में क्लॉज होती है, याद है, ऑथराइज कैपिटल क्लॉज। ये वो कैपिटल है जिसका मेमोरेंडम में जिक्र होता है, और ये वो कैपिटल है जितने के शेयर्स ऑफर हो सकते हैं। जितना ऑथराइज कैपिटल पड़ा हुआ है उस सारे ऑथराइज, मैंने मिसाल दी थी 1 करोड़ का पड़ा हुआ है, उसके आप लाख लाख के सोशल ऑफर्स करते हैं, तो सवाल आएगा मैक्सिमम कितने शेयर्स इशू कर सकते हो भाई? 1 करोड़ की करोगे ना। अगर उससे ज्यादा कर रहे हैं तो ऑथराइज कैपिटल बढ़ा दो, या उस जितने कर सकते हो या उससे कम। ज्यादा करने हैं तो फिर कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। इस लाइन का मतलब वही है, as is authorized by the memorandum of a company to be the maximum amount of share capital। बस जितना ऑथराइज कैपिटल रखाया गया ये मैक्सिमम है, इतने ही शेयर्स ऑफर हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। इशूड एंड पेड अप कैपिटल जो पढ़ा हमने, द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? शेयर्स की प्राइस, कीमत। जितने भी शेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल जो हमने 1 करोड़ वाली मिसाल लो, कितने शेयर्स ऑफर हुए? लाख लाख के 100। तो हर शेयर की नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, प्राइस कितनी है? 1 लाख। और तमाम नॉमिनल वैल्यूज को अगर ऐड कर दो तो क्या निकलेंगे, क्या हासिल होगा भाई? हाँ जी, ऑथराइज कैपिटल हासिल हो जाएगा ना। द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स मतलब प्राइस ऑफ ऑल द शेयर्स दैट हैव बीन इशूड टू शेयर होल्डर्स। This amount may be equal to or less than the authorized capital but cannot exceed। ये जो पे मैंने बात बताई है,
कि जितने भी शेयर्स हैं उनकी नॉमिनल वैल्यू कितनी होगी यार, जो इशू कर रहे हो, जो आगे अलॉट कर रहे हो, वो ऑथराइज कैपिटल जितनी होगी या कम होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। दिस इज कॉल्ड अलॉटेड शेयर्स। अब ये जुमले थोड़े मुश्किल लेके आप आसान करके लिखो ना, इजी करके लिखो कि पहले कंपनी शेयर इशू करती है, उनको ऑफर करती है, जब ऑफर करती है लोग सब्सक्राइब करते हैं, पे करते हैं, तो उनको अलॉट हो जाते हैं। जितने भी शेयर्स अलॉट हुए होंगे इसका मतलब है मैक्सिमम इतना ही पड़ा होगा ऑथराइज कैपिटल, या उससे कम ऑफर हुए हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। वही चीज है, इजी इजी लिखना है, इसको नहीं लगाना है आपने, बस मोटी मोटी टर्म्स याद करनी है। पब्लिकेशन ऑफ ऑथराइज्ड अवेलेबल, कंपनी ने कहां कहां जिक्र करना है। एक बात तो तय होगी ना, कंपनी का मेमोरेंडम बनेगा, उसमें जिक्र करोगे, लिखोगे, और कहां कहां जिक्र करना पड़ेगा इसका। वेयर एनी नोटिस, जब कंपनी किसी को नोटिस देगी अपने मेंबर्स को, एडवर्टीजमेंट को इश्तिहार देती है, और ऑफिशियल पब्लिकेशन अपनी, आगे हम पढ़ेंगे, प्रोस्पेक्टस इशू करती है सारा, ऑफ अ कंपनी कंटेन्स अ स्टेटमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, जहां कंपनी कोई नोटिस देगी, अवाम को इतला देगी किसी एडवर्टाइजमेंट के जरिए, पब्लिकेशन के जरिए, कंटेन्स अ स्टेटमेंट, उसमें कंपनी ने अगर लिखा है, अगर कंपनी ने उसमें लिखा है कि हमारे पास ऑथराइज्ड कैपिटल है, where any notice, advertisement, authorized official publication of the company contains a statement of amount of authorized capital of the company, अगर तो ऑथराइज कैपिटल का जिक्र किया है तो फिर क्या करना पड़ेगा, such notice, advertisement, official publication shall also contain a statement in an equally prominent position and in equally conspicuous, का मतलब क्या होता है, visible characters, the amount of, उर्दू में यह बनेगा यार, जब भी कंपनी अपने ऑथराइज कैपिटल का जिक्र करेगी, जहां भी करेगी, तो साथ ये बताएगी इस ऑथराइज कैपिटल में से कितना पेड अप है, सिंपल, खत्म। कंपनी जब भी जहां भी अपने ऑथराइज कैपिटल का जिक्र करेगी तो लोगों को कहे कि ये एहसान ना करे, देखा हमारा कितना ऑथराइज कैपिटल है, लोगों को पूरी बात बताए, ये ऑथराइज कैपिटल है, उसमें से इतना पेड अप हो गया। कौन बताएगा मुझे वजह क्या है, इसकी लॉजिक क्या है, एनीवन, इसकी रीजन क्या है, अभी कौन बताएगा मुझे। कंपनी जहां जहां अपने ऑथराइज कैपिटल का जिक्र करेगी तो फिर साथ ये भी बताएगी इसमें से कितना पेड अप है। क्या रीजन है भी इसकी, सिंपल है सर, क्योंकि जितनी उसको ज्यादा इन्वेस्टमेंट हासिल होगी उतना ज्यादा वो बेटर परफॉर्म करेगी। लोगों को बता रही है ना, देखो कितने शेयर्स बिक चुके हैं हमारे, या तो बिल्कुल ही नहीं बिके होंगे, या कम बिके होंगे, या ज्यादा है। तमाम केसेस में आपने सच बोलना है, सच, ताकि लोग मिसगाइड मिसलीड ना हो। ये अ कंपनी विच मेक्स डिफॉल्ट का मतलब क्या आता है, जो ऊपर वाला काम नहीं करेगी, इन कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द अबव एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज पार्टी टू द डिफॉल्ट। पार्टी का मतलब क्या होता है कि जिसका नाम, जो 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 जिसका नाम होगा डॉक्यूमेंट्स पे, जिसका मेमोरेंडम पर नाम होगा, shall be liable to a penalty not exceeding level 1 on the standard scale। आपने लेवल 1 ही लिखना है, इसकी अमाउंट को छोड़ दो आप, 25,000 से स्टार्ट होती है, वेरिएबल अमाउंट्स हैं, आपने बस लेवल 1 ही लिखना है, या ओपन छोड़ देगी, क्योंकि इसको भी एससीसीपी डिसाइड करता है हालात के मुताबिक। जब कोई कंपनी ऊपर दी हुई रिक्वायरमेंट्स पर अमल नहीं करेगी, किस पे लगाओगे जुर्माना यार, कंपनी को कौन चला रहा है, बोर्ड ही चला रहा है ना। Who is party to the default, पार्टी मतलब जो उसमें शामिल है, कौन शामिल है, ये बोर्ड ही चला रहा है ना। और फिर ये भी लिख दो साथ, पार्टी का ये मतलब है बोर्ड, और साथ ये भी लिख दो जिस ऑफिसर का उस डॉक्यूमेंट पर नाम होगा। ये अगर एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, इश्तिहार दे रहे हैं, जिस जिस ऑफिसर का उस डॉक्यूमेंट पर नाम होगा, बोर्ड समेत, वो सारों पे जुर्माना लगेगा। क्यों भाई, कंपनी को चला ही वो लोग रहे हैं ना, तो अगर वो ही जिम्मेदार हो जाए तो फिर सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि लोगों को आप मिसलीड नहीं कर सकते, इजाजत नहीं है इस बात की। ये हमने पढ़ा पहले, याद है, फुली पेड अप शेयर्स, अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल शैल इश्यू ओनली फुली पेड शेयर्स।
Many years ago it was many years ago it was allowed to issue partly paid shares, but now companies can only issue. अब दो लफ्ज आएंगे, थोड़ा आपको तंग करेंगे ये लफ्ज। यहाँ जैसे लिखा हुआ है ना, जैसे आप लाइब्रेरी जाते हो, लाइब्रेरी से आप कोई बुक बोरो करते हो, तो आमतौर पे कहते हैं बुक इशू कर दी गई है। अब यार थोड़ा सा ना गलत लफ्ज इस्तेमाल किए हुए हैं, मैं ऐसे कहता हूं कि कंपनी पहले ऑथराइज कैपिटल के अगेंस्ट शेयर्स ऑफर करती है। इन्होंने ऑफर करने को इशू का नाम भी दिया हुआ। वैसे ऐसे होता है, ऐसे जब भी कंपनी ऑथराइज कैपिटल के अगेंस्ट शेयर्स इशू करती है तो फिर उसको लोगों को ऑफर करती है। जब ऑफर होते हैं, लोग सब्सक्राइब करते हैं, पे करते हैं, फिर उनको अलॉट कर दिया जाता है। तो यहाँ बुक में क्या इस्तेमाल हो रहा है, बुक में क्या, देखो ये लफ्ज पढ़ता हूँ, ये अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल शैल इश्यू ओनली फुली पेड अप शेयर्स। यहाँ इस लफ्ज को पढ़ के ऐसा लगता है कि जैसे ये इशू का लफ्ज यहाँ अलॉट की जगह, कि कंपनी सिर्फ लोगों को वही शेयर्स देगी, अलॉट करेगी जो फुली पेड। तो यहाँ इशू और अलॉट का चेंज है। अब वो लिखो जो मैं बता रहा हूँ आसान, या अगर साथ फ्लो चार्ट बनाना है तो बना लो। ऊपर लिखो पहला, कंपनी इश्यूज एंड ऑफर्स शेयर्स, नीचे एरो करो, फिर लिखो कंपनीज इश्यूज एंड ऑफर्स शेयर्स, नीचे एरो करो, फिर नंबर 2 लिखो people subscribe and pay for the shares, और एरो लगाओ, the company then allots the shares to them and authorized capital now becomes paid up share capital। ये ऐसे होता है। डन, ठीक हो गया। डन जी, यस। लेट्स रीड द एग्जांपल। ABC Limited, a public company, has authorized share capital of 800,000 ordinary shares। ये आगे आ रहा है, और मैंने बताया था, आप ये समझो कि जो शेयर्स ऑफर हो रहे हैं वो ऑर्डिनरी ही हैं। ये आगे पढ़ते हैं, अभी आएगा टॉपिक। ABC लिमिटेड कंपनी है, उसका ऑथराइज कैपिटल कितना है, 800,000 ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। उसकी प्राइस वैल्यू कितनी है, ₹10 ईच। ठीक हो गया, तो सारे को मल्टीप्लाई करो ना 10 के, कितना आ गया, ये रुपीस इतना बनता है। ठीक है, सारों की मालियत इतनी आ गई ना, कितना बनता है, अभी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, क्या बोलोगे इसको, कितनी अमाउंट बनती है ब्रैकेट में जो लिखी हुई है, 80 lakh। 80 lakhs। The nominal value of the share is ₹10। yes, पर लिखा हुआ है। The issued share capital is 400,000। मतलब इतना जो है, 800,000 में से इतने अभी ऑफर किए जा रहे हैं लोगों को। All of these 400 shares are fully paid। जब ऑफर किए जा रहे हैं तो पे हो जाते हैं। मतलब 800,000 में से 400,000 ऑफर हुए, वो बिक गए और वो फुली पेड है। डन। तुमने ये तो पढ़ा था कि ऑथराइज कैपिटल में से आधा भी ऑफर कर सकते हो, वो चौथाई भी ऑफर कर सकते हो, पूरा भी। ऑथराइज शेयर कैपिटल इज, पूरी ऑथराइज कैपिटल की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 10, उतनी आ गई, 80 लाख आ गई। ठीक हो गया, पूरे ऑथराइज कैपिटल शेयर्स की हम वैल्यू निकाल रहे हैं। इशूड शेयर कैपिटल इज, वही 400 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से। ठीक हो गया, द मैक्सिमम लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स। अब यहां तक खत्म हो जाना चाहिए था, या आगे ने खामखा याद कर दिया, उसका जिक्र ही नहीं है। टॉपिक ऊपर लिखा हुआ ना, लायबिलिटी, उससे लिंक कर रहे हैं। अब इतना ऑथराइज कैपिटल था, इतना बिक गया, अब इससे क्या समझ आ गई हमें, क्योंकि हम टॉपिक ही ऑथराइज कैपिटल का पढ़ रहे हैं। अब उन्होंने एक बात ऐड कर दी है कि जितना ऑथराइज था, जितना बिक गया, लोगों ने खरीद लिया, अब बताओ उनकी लायबिलिटी कितनी है। वो तुमने पहले पढ़ा हुआ है कि लायबिलिटी क्या होती है अभी हमेशा,
क्या होती है लायबिलिटी? हमेशा लिमिटेड होती है। लिमिटेड होती है ना। The maximum liability of shareholders for the unpaid debts of the company. अगर तो कंपनी के डेट्स अनपेड हैं, अब याद रखो शेयर होल्डर्स ने फुल पेमेंट की हुई है, तो पॉइंट ही हमारा ये था कि जब शेयर्स की पेमेंट फुल हो जाती है तो फिर आगे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। वो था जब उन्होंने पार्टली पे किया। The maximum liability of the shareholders for the unpaid debts of the company in the event of company's liquidation is zero. As all of nominal value. ये मुश्किल लफ्ज लिखे, आप आसान करो ना भाई। The shareholders have been allotted the shares and now they have become shareholders and their liability will be limited. Why? Because they have made the full payment on the shares. Now if the company goes into financial crisis, incur debts or suits, the shareholders will not be asked any question and they won't be responsible for any amount beyond the amount that they have invested. इसका एक लाइन था कि shareholders are liable to the extent of the amount that they have invested. shareholders उसी हद तक जिम्मेदार है जितना पैसा उन्होंने लगाया हुआ है, पर जितना लगाया हुआ है वो डूब सकता है, उसके अलावा कोई सवाल नहीं किया जाएगा। ऐसे आसान लफ्जों में लिख दो। तो सवाल यहाँ तक एनीवन? वही चीजें रिपीट हो रही है सारी सेक्टर में। यस, कोई सवाल यहाँ तक एनीवन? Move on. Nominal value. This is face value of the shares, also called par value. yes, दो नाम भी हैं इसके, par value और stated value. मतलब जिस कीमत पर शेयर ऑफर किया जाता है, सिंपल। उसके बाद मार्केट की डिमांड सप्लाई फोर्सेस उसकी प्राइसेस को ऊपर नीचे करती है, इसको हम कहते हैं मार्केट प्राइस। नॉमिनल वैल्यू वो वैल्यू जिस पर शेयर ऑफर हुआ है उसको हम पार वैल्यू, स्टेट वैल्यू कहते हैं। उसके बाद मार्केट ऊपर नीचे करती है। मार्केट वैल्यू आ रही है, दिस इज द वैल्यू एट व्हिच शेयर्स आर ट्रेडेड एट स्टॉक एक्सचेंज। जितनी डिमांड उतनी ज्यादा प्राइस, सिंपल। दिस इज यूजुअली हायर, दिस इज यूजुअली हायर। नॉमिनल वैल्यू जरूरी नहीं हायर हो, यूजुअली हाई होती है। जो ये चीज आगे जाती है तो फिर कंपनी जो अच्छा काम करेगी उसकी चीज कीमत ऊपर ही जाती है ना। अब ये जो मैंने पहले आपको कहा था ये आएगा आगे। क्लासेस एंड काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। कि जब कंपनी शेयर ऑफर करती है, आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूं, इसे दुकानदार जब कपड़ा रखता है, कपड़े की भी 2-3 टाइप्स रखता है, उसके पीछे लॉजिक क्या होती है यार? हालांकि बेशक पढ़ा लिखा ना हो, तो पढ़ा लिखा ना होने का मतलब ये नहीं होता बंदा अक्लमंद नहीं है, क्योंकि अकल को डिग्री की जरूरत नहीं होती भाई। अक्लमंद है, वो कहता है मैं चाहता हूं हर किस्म का ग्राहक आए, तो लिहाजा मैं हर किस्म का कपड़ा रख लेता हूं। कंपनी भी इनिशियली ये करती है। कंपनी कहती है अगर तमाम लोगों की परचेजिंग पावर इतनी नहीं है, क्यों ना मुख्तलिफ प्राइसेस के शेयर्स ऑफर किए जाएं ताकि हर बंदा खरीद सके। The share capital of a company may be divided into several different classes. ये लफ्ज क्लास है, इसको लाइन करो। And there may be just one class of shares. मतलब कंपनी चाहे तो खाली, जब आएगा ना क्लास तो आप वही कहोगे, कंपनी चाहे तो एक ही प्राइस का शेयर ऑफर करे या एक से ज्यादा क्लासेस विद इन ईच क्लास ऑफ शेयर। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने शेयर खरीदा 1000 रुपए का, 500 का भी अवेलेबल है, 100 का भी अवेलेबल है, तो मैं कहता हूं कंपनी के 3 क्लासेस ऑफ शेयर्स हैं, 1000 की, 500 की, 100 की। अब अगर आप सारों ने 1000 रुपए का शेयर लिया है तो मैं कहता हूं ऑल दीज मेंबर्स बिलोंग टू वन क्लास ऑफ शेयर दैट इज ₹1000। तो भाई इस क्लास में जितने भी शेयर्स होंगे, मेंबर्स होंगे, वो एक ही शेयर के होंगे ना। ऑल द शेयर्स मस्ट बी ऑफ द सेम फिक्स्ड नॉमिनल अमाउंट। 1000 रुपए की क्लास में शामिल तमाम शेयर्स की प्राइस 1000 रुपए ही होगी ना, और क्या होगी। एग्जाम्पल आ जाओ। The ordinary shares in a company may be divided into 500 shares. कंपनी शेयर्स ऑफर की ऑर्डिनरी, अभी फिलहाल आप ये कहोगे ऑर्डिनरी ही होते हैं शेयर्स, आगे हम पढ़ेंगे। और तमाम शेयर्स ऑफर हुए हैं, कितने हैं? 500 शेयर्स, ऑल ऑफ ₹10 ईच। कंपनी शेयर्स ऑफर किए 500,000 शेयर्स और सारों की अपनी क्या रखी प्राइस 10। विद इन द सेम क्लास, अभी क्लास एक ही है ना, एक ही प्राइस का शेयर ऑफर हुआ तो एक क्लास है। देयर कैन नॉट बी, अब 10 रुपए की क्लास में 5 रुपए का नहीं हो सकता, क्लास एक ही बनाई है कंपनी ने। देयर कैन नॉट बी शेयर्स ऑफ डिफरिंग नॉमिनल अमाउंट्स एंड ऑल द शेयर्स कैरी इक्वल राइट्स।
देखो ऐसे होता है, मैंने कहा था शेयर भी एक किस्म की प्रॉपर्टी है, याद है? तो हमने कहा था जहां प्रॉपर्टी होती है वहां प्रॉपर्टी से लिंक्ड हकूक व फराइज होते हैं। आपके पास स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन आपकी प्रॉपर्टी है ना, तो स्मार्टफोन से लिंक्ड राइट्स भी हैं, वैसे यू हैव द राइट टू यूज, यू द राइट टू सेल, यू द राइट टू सेव, यू द राइट टू डैमेज, ऐसे ही है ना। तो जहां प्रॉपर्टी है उससे लिंक हकूक व फराइज है, राइट्स ऑब्लिगेशन। शेयर भी प्रॉपर्टी है, तो शेयर चाहे किस भी क्लास का हो, है तो शेयर, है तो प्रॉपर्टी, उससे लिंक्ड राइट्स भी होंगे। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जब कंपनी शेयर ऑफर करती है तो आपको क्या क्या फायदे देती है कंपनी। डिविडेंड देगी, मैं बताया था कुछ पावर्स देती है, याद होगा पावर्स। देखो ये राइट्स एंड प्रिविलेजेस, राइट किसका होगा? डिविडेंड का राइट। प्रिविलेजेस क्या होंगे? वही पावर्स। आगे हम पढ़ेंगे कि अगर कंपनी के साथ लिख दो, कंपनी चाहे तो डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स ऑफर कर सकती है और हर क्लास के राइट्स और प्रिविलेजेस भी अलग अलग रख सकती है। इसको याद कर लो भी। और हर प्राइस के राइट्स और प्रिविलेजेस भी अलग अलग रख सकती है। फॉर एग्जाम्पल लिख लो ना, 1000 रुपए की एक क्लास, 500 की एक क्लास, 100 की एक क्लास। 1000 रुपए की क्लास के अलग राइट्स रख दे, 500 की अलग रखे, 100 के अलग रख दे। डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट राइट्स। डन। आगे देखो, रिक्वायरमेंट, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल शैल इशू ओनली फुली पेड। ऊपर आगे रिपीट हो रही है बात कि जब भी कंपनी का शेयर कैपिटल होगा, एक बात होता है शेयर ऑफर करने हैं, फुली पे करने हैं भाई, फुली पेड करने शेयर्स, which may be of different kinds and classes। अब दो लफ्ज आ रहे, लाइन करो, different kinds and classes। kinds क्या होती है, classes क्या होती है? as provided by this memorandum article, जब भी कंपनी शेयर ऑफर करेगी, कंपनी मुख्तलिफ kinds के कर सकती है और मुख्तलिफ क्लासेस के कर सकती है। अभी आ रहे आगे kinds क्या होता है। A company limited by shares may have different kinds। ये आ रही है kinds, दो kinds होती हैं, ordinary and preference। याद कर लो। Of share capital and various classes। देखो ऐसे जुमला लिखो, दो kinds हैं और फिर हर kind में क्लासेस होती है, ऐसे लिख के याद कर लो। दो kinds हैं भाई, ordinary and preference, फिर हर काइंड में मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं और हर क्लास के अलग राइट्स और प्रिविलेजेस होती हैं, या नहीं भी हो सकते। यस। नीचे आ जाओ। A company shall have more than one kind of share capital only if it has authorized capital। ये तो सिंपल है, तो कॉमन सेंस है भाई। पहली बात है कि शेयर्स ऑफर ही तब होंगे जब ऑथराइज कैपिटल है। अब ये भी लिखो उर्दू में कि ऑथराइज कैपिटल में से जब शेयर्स ऑफर किए जाएंगे तो सारे एक ही काइंड और एक क्लास के ऑफर किए जा सकते हैं, या मुख्तलिफ काइंड जो मुख्तलिफ क्लासेस के, वो कंपनी का फैसला है। मेमोरेंडम आर्टिकल लिख दो ना, लिखो ना मेमोरेंडम की ऑथराइज कैपिटल में कि हम ये ऑथराइज कैपिटल रख रहे हैं और इस ऑथराइज कैपिटल में से हम दो काइंड्स ऑफ शेयर्स ऑफर करेंगे और उसकी क्या मुख्तलिफ क्लासेस करेंगे। अब हम पढ़ते हैं जो दो काइंड्स हैं, कौन कौन सी हैं? ऑर्डिनरी एंड प्रेफरेंस। फर्क क्या है? राइट, जो अभी उमैर, जोहेब, सैफुद्दीन, इस्माइल, हसान, बोलो बोलो, शाबाश, सब ठीक चल रहा है? हाँ, शेरबानो, हसान, इसका नाम लो, बोले भाई बच्चा। जी सर ठीक है। नायाब, शाहजेब, हमजा खान, इब्राहिम, माहम, बाय बाय, शीर। यस सर। अब हम पढ़ रहे हैं, लेट्स डिस्टिंग्विश भाई।
Let's differentiate the two kinds of shares. Ordinary preference में फर्क क्या है? पहला, voting rights का फर्क. The ordinary shareholders are entitled to vote at general meetings of the company. Of course भाई, जब उन्होंने शेयर्स लिए हैं तो उन्होंने यही तो कहा था, बताओ हमें फायदे क्या है? आपने कहा था भी डिविडेंड मिलेगा, उन्होंने कहा था आगे बात करो यार. तो आपने कहा था मीटिंग में आओगे, मीटिंग अटेंड करोगे, मीटिंग में वोट भी कर पाओगे. Usually different class of ordinary shares have different voting rights. तो पहला डिस्टिंक्शन फीचर क्या आएगा? ऑर्डिनरी शेयर्स पर आपको मीटिंग अटेंड करने का और वोट करने का राइट मिलता है. ये और मुख्तलिफ क्लासेस के मुख्तलिफ वोटिंग राइट्स भी हो सकते हैं. डन. ये समझाता हूँ प्रेफरेंस होते क्या, पहले ये पढ़ लेते. The preference shareholders are usually not entitled to vote at general meetings of the company or are entitled to vote for only on a certain. देखो लफ्ज क्या है? प्रेफरेंस है. प्रेफरेंस लफ्ज निकला है प्रेफर से. प्रेफर का मतलब क्या होता है? कि उसको तरजीह दो, उसको प्रेफरेंस दो, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दो. कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, ऑफर कर रही है. कौन कौन से? ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस. प्रेफरेंस नाम बताता है कि कोई बंदा जब ये शेयर खरीदेगा ना, उसको कंपनी प्रेफरेंस देगी, प्रायोरिटी देगी, तरजीह देगी, उसको प्रोटोकॉल देगी, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट देगी. क्यों देगी? देखो वैसे सुनो, कंपनी शेयर्स क्यों ऑफर कर रही है? कंपनी को पैसा चाहिए. जो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं ना, वो क्या पता मेंबर अभी एक ले, 10 दिन बाद 2 ले, महीने बाद 2 और ले, उसकी मर्जी है, कोई आप जबा नहीं कर सकते उसको. प्रेफरेंस में कंपनी कहती है हम ऐसा क्या करें यार कि लोग जल्दी शेयर्स लें, तो कंपनी उसमें कुछ अट्रैक्शन रख देती है. आगे आएंगे, उस शेयर्स में कुछ अट्रैक्शन रख देती है ताकि लोग जब ये शेयर लें, और आमतौर पे प्रेफरेंस में कंपनी कहती है कि वॉल्यूम खरीदो, बल्क खरीदो, एक एक करके हमारा गुजारा नहीं होता. कंपनी कहती है वॉल्यूम में उठाओ शेयर्स, कर्जा नहीं दे रहे, वॉल्यूम में खरीदो ताकि हमें फायदा हो, शेयर्स उठाओ. तो जो मेंबर होते हैं वो कहते हैं अच्छा आप हमें चाहते हैं कि हम वॉल्यूम में उठाएं, शेयर्स उठाएं आपके. तो इंग्लिश में कहते हैं व्हाट्स इन इट फॉर अस. वो कहते हैं हमारे लिए क्या है इसमें. कंपनी कहती है आपको हम वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे, आपको हम प्रेफरेंस देंगे. किस पर? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स पर आपको तरजीह देंगे. फायदे बड़े हैं इसके, लेकिन कुछ नुकसानात भी हैं. पहला, प्रेफरेंस को मीटिंग में वोट करने का हक नहीं होता जब तक कि आर्टिकल्स में इजाजत ना दे दी जाए. अब इसकी मैं लॉजिक बता रहा हूं. उनको मीटिंग में वोट करने का हक इसलिए नहीं होता क्योंकि वो होते हैं पैसे वाले लोग. तो वो वॉल्यूम में शेयर उठा लेंगे बैक वक्त और आके बहुत ज्यादा शेयर उठा के बहुत ज्यादा वोटिंग राइट इस्तेमाल करके पूरी कंपनी को हाईजैक कर सकते हैं. ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ही एक आम शेयर होल्डर है, जो चाहे तो 1 शेयर भी ले सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी. प्रेफरेंस को वीआईपी ट्रीटमेंट दी इसलिए जा रही है कि बहुत पैसे वाले लोग हैं, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस. तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से गिला करते हैं यार आप पैसे वालों के पीछे जा रहे हैं, हम तो आते नहीं आपके पास, खाली पैसे वालों के पीछे जाना है आपने. तो वो जो लोग हैं प्रेफरेंस, वो पैसे के जोर पर वॉल्यूम में शेयर उठाते हैं और फिर एक अलग मुआहिदा करते हैं कंपनी के साथ कि ये हमें फायदे दोगे, तब ये शेयर उठाते हैं. तो आगे हम पढ़ेंगे उनको क्या क्या फायदे हासिल होते हैं. कंपनी कहती है मीटिंग में वोट नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपके वोट का मतलब है बाकियों का हक मारा जाएगा. वो बगावत कर देंगे, वो चले जाएंगे हमारी कंपनी से. तो पहला फर्क, इनको वोट का हक नहीं दिया जाता. आगे आ जाओ. डिविडेंड पर. हाँ सर, कंपनी हाईजैक करने का मतलब हाईजैक करने के लिए वो पैसे के जोर पे ज्यादा शेयर उठा लेंगे ना, ज्यादा शेयर्स उठा लेंगे. जब ज्यादा शेयर्स उठाएंगे ज्यादा वोटिंग पावर आएगी, ज्यादा वोटिंग पावर आएगी तो आगे हमने पढ़ा है पहले कि जितने ज्यादा वोट्स होते हैं उतने ज्यादा आप डायरेक्टर्स के इलेक्शन में किरदार अदा कर सकते हैं. याद है? यस सर. इसलिए मैं कहता हूँ कंपनी उनके कंट्रोल में आ जाती है. फिर एक तरह के आउटसाइडर्स होते हैं एक तरह के. तो फिर जो मेन अवाम होती है सर, अगर वो इतने ही पैसे वाले लोग हैं सर, तो वो ऑर्डिनरी शेयर्स लेके, वोटिंग राइट्स लेके भी तो कंपनी को हाईजैक कर सकते हैं.
ले सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी के आगे पढ़ेंगे ना, ऑर्डिनरी के नुकसान क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे ना, अभी उसके कुछ नुकसान होते हैं उनके लिए, उनकी नज़र से, उनके मुताबिक वो आगे भी आ रहे हैं। देखो डिविडेंड राइट्स, डिविडेंड का फर्क है, दे आर इंटाइटल्ड टू रेजिडुअल प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड्स। जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उनको उस मुनाफे में से डिविडेंड दिया जाता है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद बचता है। कि जब भी डिविडेंड अनाउंस होगा, मुनाफा अनाउंस किया जाएगा, पहले प्रेफरेंस को दिया जाएगा सारा मुनाफा जितना तय हुआ है, अभी पढ़ते हैं। उसके बाद जितना मुनाफा बच जाएगा, अगर बचा तो उसमें से ऑर्डिनरी को दिया जाएगा। अब सवाल आएगा, प्रेफरेंस को क्यों दे रहे हो? दे आर इंटाइटल्ड टू प्रायर राइट, प्रेफर किया जाता है ना अहेड ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। अब सवाल ये आएगा भी क्यों अहेड हैं? तो मैंने रीजन बता दिया है ना, वॉल्यूम में उठाते हैं ना। टू डिविडेंड व्हिच इज यूजुअली फिक्स्ड एंड क्यूमुलेटिव, ये जहां ना डिविडेंड के साथ लिखो ऑर्डिनरी के साथ कि ये डिविडेंड की परसेंटेज वेरिएबल होती है, जितना मुनाफा उसी के मुताबिक डिविडेंड की परसेंटेज तय की जाती है। और अगर मुनाफा हो ही ना उस साल, तो फिर डिविडेंड आगे कैरी कर लिया जाता है। ये ड्रॉबैक है ऑर्डिनरी का। प्रेफरेंस वाले के साथ लिखो कि वो कंपनी के साथ मुआहिदा करते हैं और मुआहिदे में डिविडेंड की परसेंटेज तय कर दी जाती है और सारा एक ही वक्त दे दिया जाता है उनको। क्यूमुलेटिव, जितना साल में बना होता है एक दफा दे दिया जाता है। आगे आ जाओ, वाइंडिंग अप में क्या फर्क होता है? दे आर इंटाइटल्ड टू ऑल सरप्लस एसेट्स आफ्टर रिटर्न ऑफ नॉमिनल वैल्यू। इसका उर्दू में लिख लो कि जब कंपनी वाइंड अप होती है, यानी कंपनी बेची जाती है, तो कब बेची जाएगी? जब कंपनी चलने काबिल ना हो, इंसॉल्वेंट वगैरह हो जाए। जब कंपनी वाइंड अप होती है तो तमाम एसेट्स बेचकर अगर कोई पैसा बच जाता है तो उस पैसे यानी सरप्लस अमाउंट में से शेयर होल्डर्स को उनके शेयर्स के मुताबिक डिविडेंड की परसेंटेज पे कर दी जाएगी। ध्यान। सर लास्ट लाइन दोबारा रिपीट कर दें। स्टार्ट से पढ़ो, क्या था? सर जब कंपनी बेची जाती है तो तमाम एसेट्स बेचकर अगर कोई पैसा बच जाता है तो इससे आगे आप बता दें। किसने लिखा आगे? आप पढ़ो भी। अब्दुल मोइस क्या लिखा है पूरा? अब्दुल मोइस। सर मिस हो गया मेरा। अब्दुल समद आप पढ़ो। अब्दुल समद कहाँ है बच्चा? अबू तवाब आप पढ़ो। अबू तवाब कहाँ है बच्चे यार? पढ़ो ना यार, जल्दी करो। मेरा भी थोड़ा सा रह गया। ये रह नहीं गया, मुझे पता, लिखा ही नहीं है ये। नहीं सर, मैंने लिखा है ये जब कंपनी वाइंड अप होती है तो तमाम एसेट्स बेच कर कुछ पैसे बच जाते हैं। गुलाम मोहम्मद आप पढ़ो। गुलाम मोहम्मद नीस। यस सॉरी सर। देखा? मुबशिर आप पढ़ो। मुबशिर। हैदर आप पढ़ो। हैदर। हाँ जी, क्या लिखा? पढ़ो। देखा, ये तो हालात है। हसन खान आप पढ़ो। हसन, देखा ये होती है अलर्टनेस। इसे मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन टफ होता है, आपको चेस करना पड़ता है एक बच्चे को। आप पढ़ो। मोहम्मद अब्दुल्ला आप पढ़ो। यस मोहम्मद अब्दुल्ला। देखा ये कहाँ है? कोई रिप्लाई ही नहीं है यार। मोहम्मद उसामा।
उसामा। सर जब कंपनी वाइंड अप होती है तो तमाम एसेट बेचकर अगर कोई पैसा बच जाता है तो उस सरप्लस अमाउंट में से, यहाँ तक लिखा है सर। उस सरप्लस अमाउंट में से ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को उनके नंबर ऑफ शेयर्स के मुताबिक डिविडेंड परसेंटेज दी जाती है। फुल स्टॉप। लेकिन ये अमाउंट भी तब दी जाएगी जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका फिक्स डिविडेंड अदा कर दिया जाएगा। ये बात अब इसका लिखो, प्रेफरेंस का लिखो उर्दू में। वाइंडिंग अप के केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हर सूरत उनका फिक्स डिविडेंड मिलेगा। सॉरी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनकी इन्वेस्टेड अमाउंट मिलेगी। सॉरी उल्टा हो गया यार, ये कहाँ क्या लिखा था मैंने? ये जरा स्टार्ट से पढ़ो जो लिखा है बाइंडिंग आपका ऑर्डिनरी में, जो ये पढ़ो जरा, चीज़ गलत हो गई है, पढ़ो जरा बाइंडिंग आप में। सर जब कंपनी बेची जाती है तो तमाम एसेट्स बेचकर अगर कोई पैसा बच जाता है तो उस सरप्लस अमाउंट में से ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को उनके नंबर ऑफ शेयर्स के मुताबिक डिविडेंड परसेंटेज दी जाती है। लेकिन ये अमाउंट भी तब दी जाएगी जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड दे दिया जाएगा। नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनकी सारी इन्वेस्टेड अमाउंट पे कर दी जाएगी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनकी सारी इन्वेस्टेड अमाउंट रिटर्न कर दी जाएगी। ये अब यहां आ जाओ, प्रेफरेंस पे आ जाओ कि वाइंडिंग अप के केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनकी तमाम इन्वेस्टेड अमाउंट रिटर्न कर दी जाएगी, लेकिन सरप्लस में से उनको कोई पेमेंट नहीं की जाएगी। ये डन। हाँ जी, ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं। लास्ट, basis of different classes. Ordinary shares may be of different classes, बता दिया मैंने अभी, on the basis of different voting rights. Rights disproportionate to paid up shares का मतलब क्या होता है, और different entitlements of dividend, right issue and issue of bonus shares. Ordinary shares में shares की different classes हो सकती हैं, किस बुनियाद पर? voting rights अलग अलग हो सकते हैं। तो जो आगे लफ्ज लिखा हुआ है rights disproportionate का मतलब क्या होता है कि जो शेयर्स खरीदे हैं उन्होंने, जरूरी नहीं है शेयर्स की प्राइस के मुताबिक उनको शेयर्स मिले। राइट्स डिस्प्रोपोर्शनेट टू पेड अप शेयर्स, जितने शेयर्स लिए हैं जरूरी नहीं है उनको राइट्स भी उनके मुताबिक ही दिए जाएं, जरूरी नहीं है। या आगे हम पढ़ेंगे राइट्स कैसे दिए जाते हैं। और डिफरेंट इंटाइटलमेंट्स, और हर क्लास में डिफरेंट डिविडेंड भी दिया जा सकता है। राइट इश्यू एंड इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, और यह भी हो सकता है कि हर क्लास में उनको जो एडिशनल या बोनस शेयर्स दिए जाएंगे वो भी अलग अलग हो। एक तरह का इनाम होता है बोनस शेयर्स। अब आगे आ जाओ प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर्स में बी ऑफ डिफरेंट क्लासेस। देखो काइंड्स दो ही हैं, काइंड्स दो हैं, ऑर्डिनरी एंड प्रेफरेंस। अभी हमने ऑर्डिनरी की क्लासेस के बारे में पढ़ लिया, इस काइंड में डिफरेंट क्लासेस। अब प्रेफरेंस में अलग क्लासेस होती हैं, मे बी डिफरेंट और मे बी ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूमुलेशन। का मतलब क्या आता है? देखो देखो, एक शेयर होल्डर के पास कितनी तादाद में प्रेफरेंस शेयर्स हैं। एक्यूमुलेशन मतलब ये होता है कि एक
शेयर होल्डर के पास कितने प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं तो तादाद के मुताबिक अलग क्लास बना दी जाए। फॉर एग्जांपल, जिनके पास 1000 है उनकी एक क्लास बना दो, जिनके पास 2000 है उनकी अलग बना दो, जिनके पास 2000 से 2500 के दरमियान एक क्लास बना दो। एक्यूमुलेशन और अदरवाइज ऑफ द डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, या उन प्रेफरेंस पर कितना कितना डिविडेंड दिया जा रहा है। हाँ, फॉर एग्जांपल जो 1000 वाले हैं उनको इतना परसेंटेज दी जा रही है, जो 2500 वाले हैं उनको अलग दी जा रही है। और ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन, रिडीम मतलब क्या होता है? रिटर्न। क्या वापस भी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? पैसे वापस दो यार, बस छोड़ो। और कन्वर्जन के प्रेफरेंस को ऑर्डिनरी में चेंज कराना है। इन चीजों की बुनियाद पर, इन एलिमेंट्स की बुनियाद पर प्रेफरेंस की क्लासेस बनाई जा सकती हैं। डन, बस इतना ही काफी है। हाँ भाई सर अब इसको उर्दू में लिखवा दें। किसको किसको? इन 2 पॉइंट्स को उर्दू में ही बताया अभी मैंने। अभी किनका पूछ रहे हो बताओ? सर बकायदा लिखवा दें। लिखवा दूं? कौन से 2 पॉइंट्स यार, बताओ ना। सर यही वाले बेसिस ऑफ डिफरेंट क्लासेस। दोनों के लिखवाऊं, ऑर्डनरी और प्रेफरेंस के? हाँ यस सर, लिखवा दें बेहतर है। यस सर। लिखो लिखो तो लिख रहे हो आप यार, लिखा करो। लिखो ऑर्डनरी का, लिखो सर वो एक लिखो 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 ऑर्डिनरी शेयर्स मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड हो सकते हैं। नंबर 1, वोटिंग राइट्स की बुनियाद पर अलग क्लास। नंबर 2, डिस्प्रोपोर्शनेट वोटिंग राइट्स की बुनियाद पर अलग क्लास। ब्रैकेट में लिखो, यानी कि डिस्प्रोपोर्शनेट वोटिंग राइट्स की बुनियाद पर अलग क्लास। ब्रैकेट में लिखो, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स के मुताबिक वहां वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते, या कम होते हैं या ज्यादा होते हैं। नंबर 3, मुख्तलिफ डिविडेंड परसेंटेज की बुनियाद पर अलग क्लास। लास्ट, एक ऐसी क्लास जिसमें मजीद शेयर्स इशू करने का राइट मौजूद हो, या शेयर होल्डर्स को इजाफी या बोनस शेयर्स देने का सहूलत मौजूद है। आगे देखो प्रेफरेंस का। प्रेफरेंस शेयर्स की भी मंदरजा ज़ेर क्लासेस बनाई जा सकती हैं। नंबर 1, हाँ नंबर 1, तादाद की बुनियाद पर या नंबर ऑफ शेयर्स की बुनियाद पर अलग क्लास। फॉर एग्जांपल, जिनके पास 1000 शेयर्स हैं उनकी अलग क्लास, जिनके पास 1500 से 2000 के दरमियान है उनकी अलग क्लास। ये नंबर 2,
मुख्तलिफ किस्म के या एक से ज़्यादा टाइप्स ऑफ फिक्स डिविडेंड्स की बुनियाद पर अलग क्लास, फॉर एग्जांपल क्लास ए को 2% डिविडेंड दिया जाएगा, क्लास बी को 5% दिया जाएगा, ऐसे। नंबर 3, सर मुख्तलिफ किस्म के फिक्स डिविडेंड की बुनियाद पर अलग क्लास, फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस की क्लास ए को 2% डिविडेंड दिया जाएगा, बी क्लास को 3% दिया जाएगा। आगे आते नेक्स्ट। इन शेयर्स को रिडीम या रिकवर करने की बुनियाद पर अलग क्लास, मतलब जो पैसा लगाया हुआ वापस लिया जाए। तो एक क्लास में राइट दिया जा सकता है, एक क्लास में नहीं। और लास्ट, प्रेफरेंस को ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करने की बुनियाद पर अलग क्लास, फॉर एग्जांपल एक क्लास में कन्वर्ट करने की सहूलत है, एक क्लास में नहीं है। डन, दैट्स इट, बस। ये सारे लिख रहे कि नहीं लिख रहे भाई? हाँ, यस सर। गंदा बच्चा नहीं लिख रहा। ये टाइम आपके लगा रहे हैं, सारा लिखो। ये है ना, और टीचर बोल रहा हूँ आप लिख ना रहे हो। हर चीज़ में लिखवा रहा हूँ, वो लिखो। डन, चलो भाई। सर हाँ, ये कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? क्यूमुलेटिव का की मतलब जितने इकट्ठे हुए हैं आपके पास, उसकी बुनियाद पे करो ना। नॉन क्यूमुलेटिव आप तादाद के मुताबिक ना बनाओ ना। क्यूमुलेट का मतलब ये है कि एक बंदे के पास कितने शेयर्स हैं भाई। फॉर एग्जांपल 10 बंदे हैं यार, 10 बंदों को करो ना। फॉर एग्जांपल ऐसे करो 1000 बंदे हैं, 1000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं। उसमें से 1000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, और उसमें देखो भाई कि 100 वाले कितने हैं, 100 कितने लोगों के पास हैं, 250 शेयर कितने के पास हैं, 300 किसके पास हैं, 800 किसके पास हैं। क्यूमुलेटिव भी हो गया ना। ठीक है। हाँ यार, चलो। अब्दुल बासित एब्सेंट, अब्दुल मोइज प्रेजेंट सर। अब्दुल राफे एब्सेंट, अब्दुल समद एब्सेंट, अबू तवाब अब्दुल्ला आसिफ एब्सेंट, अब्दुल्ला बिन तारे एब्सेंट, अमार सिकंदर एब्सेंट, बैराम एब्सेंट, गुलाम मोहम्मद प्रेजेंट, हाफिज मुबशर एब्सेंट, हैदर हमजा अली हमजा यूनस एब्सेंट, हसन अब्बासी एब्सेंट, हसन खान एब्सेंट, हिना शाहीन एब्सेंट, इफ्रा प्रेजेंट। इकरा Present. खदीजा Present. खालिद खान एब्सेंट, लाइबा प्रेजेंट सर। माहम Present. माहीन Present, sir. मरियम प्रेजेंट। मोहम्मद अब्दुल्ला प्रेजेंट सर, उसका माइक खराब है। ओके, एहसन जमील प्रेजेंट सर। मोहम्मद अली एब्सेंट, अरमगान एब्सेंट, हमजा खान प्रेजेंट। इम्तिनान एब्सेंट, मोहम्मद उसामा प्रेजेंट सर। मोहम्मद साद एब्सेंट, शाहजेब प्रेजेंट सर। वसी यूसुफ एब्सेंट, मोहम्मद यूसुफ एब्सेंट, जैन अमजद एब्सेंट, नजीउल्लाह सर हाँ
सर जैन अमजद की लीव लगा दें, उसका मैसेज आया था कि वो हॉस्पिटल में है, बीमार है, तो उसकी लीव लगा दीजिएगा। चलो उसको पूछो ख्याल रखो उसका। हाँ जी बस जैन अमजद लीव और नजीउल्लाह एब्सेंट। नायाब सर नजीउल्लाह प्रेजेंट है। नजीउल्लाह प्रेजेंट है। प्रेजेंट इमरागुल एब्सेंट। नुमान करीम प्रेजेंट सर। इस्माइल Present, sir. सलमान हैदर एब्सेंट। सलमान खान ये लीव पर है। सलमा तैयब प्रेजेंट सर। शेरबानो Present, sir. अमार अली बुखारी एब्सेंट। मुश्तबा हसन मुश्तबा एब्सेंट। प्रेजेंट इस्माइल सर। इस्माइल शाह प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। हसन मुश्तबा प्रेजेंट सर। कौन? हसन मुश्तबा सर। हाँ ठीक है प्रेजेंट है। इस्माइल प्रेजेंट है। सैफुद्दीन प्रेजेंट सर। अलीना Present, sir. जगदीश Present, sir. उमैर एब्सेंट। उमर फारूक एब्सेंट। युसरा Present. जैनब एब्सेंट। जयान एब्सेंट। जोएब अली प्रेजेंट सर। जान ठीक हो गया? चेक कर लें भी देख लें। सर हसन खान प्रेजेंट प्रेजेंट है। सर। कौन? मोहम्मद वसी यूसुफ। वसी मोहम्मद वसी यूसुफ। और सर हसन खान, उसका सिग्नल का इशू था। हसन खान कहाँ है? हसन खान प्रेजेंट। और मोहम्मद वसी यूसुफ। उमैर मजीद प्रेजेंट। वसी यूसुफ हो गया प्रेजेंट है ठीक है। और बस राइट चलें दैट्स ऑल फॉर टुडे और फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। राइट जी ओके थैंक यू अल्लाह हाफ़िज़।